सोचिए, शादी, तलाक, विरासत, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये हम सब की जिंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब पर्सनल मामलों के लिए पूरे देश में हर किसी के लिए बस एक ही कानून होना चाहिए? बस मतलब है एक ऐसा सिंगल कानून जो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे जैसे मामलों में देश के हर नागरिक पर एक जैसा लागू हो। मतलब धर्म कोई भी हो, कानून सबके लिए एक। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये नाम आजकल काफी चर्चा में है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारत में जितनी उम्मीदें जगाता है उतनी ही गर्मागर्म बहस भी छेड़ देता है। तो आखिर ये है क्या और क्यों इस पर इतनी अलग-अलग राय है? चलिए आज इसकी हर परत को खोलकर समझते हैं। जरा सोचिए, शादी, तलाक, विरासत, ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, ये हम सब की जिंदगी के बहुत अहम हिस्से हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन सब पर्सनल मामलों के लिए पूरे देश में हर किसी के लिए बस एक ही कानून होना चाहिए? बस यही एक सवाल यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी बहस के केंद्र में है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बहस की बुनियाद क्या है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, या जिसे हम यूसीसी कहते हैं, आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक ऐसा सिंगल कानून जो शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और जायदाद के बंटवारे जैसे मामलों में देश के हर नागरिक पर एक जैसा लागू हो। मतलब धर्म कोई भी हो, कानून सबके लिए एक। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। इसका जिक्र तो हमारे संविधान में भी है। आर्टिकल 44 कहता है कि सरकार को पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पर ये कोशिश शब्द बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यानी ये सरकार के लिए एक लक्ष्य है, एक सुझाव है, कोई ऐसा नियम नहीं जिसे कोर्ट में जाकर लागू करवाया जा सके। और यहीं से भारत का कानूनी सिस्टम बड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, अगर कोई क्राइम होता है जैसे चोरी या मर्डर, तो कानून सबके लिए एक है, इंडियन पीनल कोड। लेकिन जैसे ही बात आती है पर्सनल मामलों की, शादी, विरासत, तलाक, तो पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुस्लिमों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए अलग। और बस यही जो फर्क है ना, यही इस पूरी बहस की जड़ है। तो अब आते हैं इस बहस के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। ये पूरा मसला है ही एकता और विविधता के बीच एक संतुलन बनाने का। तो मोटा मोटा देखें तो इस बहस के दो पल्ले हैं। एक तरफ हैं वो लोग जिनका मानना है कि एक कानून से देश में एकता बढ़ेगी और सबसे जरूरी महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। और दूसरी तरफ हैं वो जिन्हें लगता है कि ये भारत की सांस्कृतिक विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक तरह का हमला हो सकता है। जो लोग यूसीसी के सपोर्ट में हैं, उनका सबसे बड़ा तर्क है जेंडर जस्टिस, यानी लैंगिक न्याय। उनका कहना है कि अलग-अलग पर्सनल लॉज के चक्कर में कई समुदायों की महिलाओं को विरासत और तलाक जैसे मामलों में बराबरी के हक नहीं मिल पाते। एक कॉमन कोड इस भेदभाव को खत्म कर सकता है। वो ये भी कहते हैं कि एक देश एक कानून की भावना से राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। और हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसकी जरूरत पर जोर दिया है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। जो लोग इसके खिलाफ हैं, उनका क्या कहना है? उनका सबसे बड़ा तर्क है कि भारत की खूबसूरती ही उसकी विविधता में है। एक वन साइज फिट्स ऑल कानून थोपना अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी पर चोट होगी, जिसकी गारंटी खुद संविधान का आर्टिकल 25 देता है। डर ये भी है कि इससे समाज में आपसी तनाव बढ़ सकता है। और एक सवाल ये भी उठता है कि नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों का क्या होगा, जहां उनके रीति रिवाजों के लिए स्पेशल संवैधानिक सुरक्षा है। और जैसा मैंने पहले कहा, ये बहस कोई आज की नहीं है। सोचिए, 1985 में मशहूर शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक कॉमन सिविल कोड देश को जोड़ने में मदद करेगा। मतलब दशकों से देश की सबसे बड़ी अदालत इस तरफ इशारा करती आ रही है। अब तक तो ये सब आपसी बहस और किताबों की बातें थीं, लेकिन अब चीजें थ्योरी से निकलकर हकीकत बन रही हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। पिछले कुछ सालों में इस मामले ने काफी रफ्तार पकड़ी है। राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपने घोषणा पत्र में डाला, गुजरात जैसे राज्यों में इस पर कमेटियां बनाई गईं। लेकिन जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया वो था उत्तराखंड में।
2024 में उत्तराखंड ने अपना यूसीसी बिल पास कर दिया और आज़ादी के बाद ऐसा करने वाला वो पहला राज्य बन गया। तो सबके मन में सवाल है कि आखिर इस उत्तराखंड बिल में है क्या? कुछ खास बातें हैं, जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन अब जरूरी होगा, प्रॉपर्टी में बेटे और बेटी को बराबर का हक मिलेगा, यहाँ तक कि लिव इन रिलेशनशिप को भी रेगुलेट किया गया है। और एक दिलचस्प बात, अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। हो सकता है कि ये एक तरह का टेम्पलेट बन जाए जिसे बाकी देश में भी देखा जा सकता है। अब लॉ कमीशन के नज़रिए को देखें तो वहाँ भी एक बदलाव दिखता है। देखिए, 2018 में 21वें लॉ कमीशन ने साफ कह दिया था कि इस स्टेज पर यूसीसी ना तो ज़रूरी है और ना ही डिज़ायरेबल। लेकिन कुछ ही साल बाद 22वें लॉ कमीशन ने इस पर दोबारा से लोगों की राय मांगी। ये साफ इशारा है कि अब मामला फिर से गंभीर हो गया है। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या? क्या इसका समाधान सिर्फ हाँ या ना में है, या कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है? क्या हमें पूरी तरह एक रूपता और आज की व्यवस्था के बीच में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? शायद इसके बीच भी कोई रास्ता हो सकता है, और हो सकता है कि असली समाधान वहीं कहीं छिपा हो। तो एक्सपर्ट्स अलग अलग रास्ते सुझाते हैं। एक ऑप्शन है कि जो पर्सनल लॉज अभी हैं उन्हीं के अंदर सुधार किया जाए धीरे धीरे, जैसे 3 तलाक के केस में हुआ। एक और आइडिया है ऑप्शनल कोड का, मतलब एक यूसीसी बना दो और लोगों पर छोड़ दो कि वो उसे अपनाना चाहते हैं या नहीं। या फिर एक एक मुद्दे को आहिस्ता आहिस्ता सुलझाया जाए, जैसे शादी की उम्र सबके लिए एक कर देना। लेकिन इन सब में एक बात सबसे अहम है, कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सभी समुदायों से बात करके एक आम सहमति बनाना। और एक मज़ेदार बात पता है, भारत में एक राज्य ऐसा है जहां पहले से ही एक तरह का कॉमन सिविल कोड लागू है। जी हाँ, गोवा। वहां 1867 से चला आ रहा पुर्तगाली सिविल कोड आज भी लागू है, और वो सभी पर लागू होता है जिसमें कुछ स्थानीय परंपराओं के लिए भी जगह है। तो ये एक जीता जागता उदाहरण है कि शायद ऐसा करना मुमकिन है। तो आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरी बहस सिर्फ कानून बदलने तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। ये एक खोज है न्याय की, समानता की और हर एक नागरिक के सम्मान की, और इस खोज में हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। तो शायद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि यूसीसी होना चाहिए या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई कोड हो तो वो कैसा हो? ऐसा कौन सा कानून बनाया जा सकता है जो हमारे इतने विविध देश को तोड़े नहीं बल्कि सच में जोड़े?